बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब किसान से या फिर एक कामयाब उद्यमी से। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, बासमती धान की खुशबू अब दुनिया भर के कोने कोने में पहुंचने लगी है। बासमती धान की खेती हमारे देश में काफ़ी अच्छे पैमाने पर की जा रही है, लेकिन अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मुख्य रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। बासमती चावल हमारे देश की पहचान है, जो सिर्फ भारत में उगाया जाता है। इसीलिए इस महकते चावल की विदेशों में अच्छी खासी मांग रहती है। यही वजह है कि बासमती धान उगाने वाले ज्यादातर किसान इसे निर्यात करने के लिए उद्देश्य से लगाते हैं, क्योंकि उपज निर्यात एक ऐसा पहलू है जो किसानों के लिए मुनाफे के द्वार खोलता है। लेकिन उत्पाद या उपज यदि मानक मापदंडों पर खरा ना उतरे तो नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो हर एक पहलू पर जानकारी और नजर रखे, जिससे जोखिम को कम और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। कौन सी है वो जरूरी बातें, जानते हैं विशेषज्ञ से। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा बासमती के निर्यात से आती है और निर्यात बहुत आवश्यक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि जिस तरह से हम निर्यात कर रहे हैं उस तरह से हमें मूल्य नहीं मिल पाता और इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। तो मैं किसान भाइयों को ये समझाना चाहूँगा कि बासमती पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है, पूरी दुनिया मार्केट के रूप में हमारे सामने है। तो हमने ऐसी बासमती पैदा करनी है जिसको पूरी दुनिया मांगती है। हम अपने लिए भी क्या मांगते हैं? हम अपने लिए भी वो चीज़ चाहते हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स के अंश ना हो, रसायनों के अंश ना हो, जिससे हमारी सेहत खराब ना हो। तो सभी किसान भाई जो बासमती की खेती करते हैं उनको विशेष ध्यान देना है कि वो पेस्टिसाइड्स का यदि प्रयोग करते हैं तो उसको न्याय संगत तरीके से कीजिए, वैज्ञानिकों की सलाह से कीजिए। जो मात्रा आपको जिस दवा की बताई जाती है उस मात्रा से ज़्यादा डालने का प्रयास ना कीजिए, वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। बीज बहुत आवश्यक है। यदि आपकी बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कितनी भी लागत लगाइए, आपको बहुत अच्छी फसल नहीं मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता की फसल नहीं मिलेगी तो रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो पहली बात, बीज आप विश्वसनीय, जो आपको जिस पर विश्वास हो वहीं से लें। पूसा है, BEDF, हम भी आपको देश का सबसे अच्छा बीज देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय हैं या राज्य सरकार के जो बीज केंद्र होते हैं वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। बीज का चयन अपने खेत के अनुसार कीजिए। उन्नत बीज किसानों तक पहुंचते रहे और कम से कम उर्वरक का उपयोग करना पड़े, इसके लिए विशेषज्ञों ने कुछ नई किस्में इजाद की है, जैसे धान पूसा बासमती 1886, धान पूसा बासमती 1847, धान पूसा बासमती 1885। इन किस्मों में क्या खूबियां हैं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। पूसा ने 5 वैरायटी नई निकाली हैं। पेस्टिसाइड्स की वजह से जो प्रॉब्लम आती थी तो प्रयास हमारे वैज्ञानिकों ने ये किया है कि ऐसी प्रजातियां विकसित की जाएं जिसमें आपको दवाएं डालने की ही आवश्यकता ना हो। और उसी दृष्टि से 1847, 1885, 1886 ये 3 प्रमुख प्रजाति हैं जो 1509, 1121 और 1401 का सुधरा हुआ रूप है, जिसमें ना BLB बीमारी आएगी ना ब्लास्ट आएगी। इन बीजों को, क्योंकि जब ये नई वैरायटी आती है तो हर किसान चाहता है ये बीज मुझे मिल जाए और वो आसानी से मिल नहीं पाता।
तो आपने ध्यान रखना है कि यदि आपको पूर्ण विश्वास हो या पूसा से ही आप इसका बीज लें, क्योंकि अभी इसका बीज बाहर नहीं दिया गया है, और यदि कोई ये कह के देता है तो उसमें निश्चित रूप से ये एक रहता है प्रॉब्लम कि वो ठीक बीज ना हो, जिससे कि वैरायटी के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो विश्वसनीय सूत्र से आप बीज लें, IARI से लें, BEDF से लें, या किसी भी ऐसे स्थान से लें जहां पर निश्चित रूप से आपको उच्च गुणवत्ता का बीज मिलेगा। सही बीजों की पहुंच किसानों तक हो सके, इसके लिए सबसे जरूरी है कि किसान पूसा संस्थान से ही बीज ले या प्रमाणित स्थान से ले। इसके अलावा बाजार व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञ का क्या कहना है, जानते हैं। मार्केट बहुत आवश्यक है और इसके लिए बासमती के जितने किसान हैं, यदि आप इकट्ठे होते हैं, आप FPO बनाते हैं, आप अपने ग्रुप बनाते हैं, तो बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान आपके इन ग्रुप्स को सीधे निर्यातकों से जोड़ने का कार्य कर सकता है। आप हमें बताएं, हम आपको निर्यातकों के साथ सीधे मिलन करा देंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो जिस क्वालिटी का या वो चाहते हैं जो पेस्टिसाइड्स ना डाले जाएं उनको ना डालिए, और अपनी शर्तों पर आप अपना माल बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर बासमती धान का उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात में इजाफा कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर आगे बढ़ रही है। देखिए नए रंग रूप में कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मेरे यानी शाइना MC के साथ सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, दुधारू पशुओं का रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनसे अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उनको बेहतर आवास और बेहतर आहार देना, लेकिन उसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम उनको रोग मुक्त रखें। हमारे दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसा आहार उन्हें देना चाहिए जिससे कि उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता तो बढ़ सके, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ावा मिल सके। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं थनैला रोग के बारे में। दुधारू पशुओं में लगने वाला थनैला रोग किस तरह से उनके लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन कैसे उसका बचाव भी किया जा सकता है। आइए तमाम जानकारियां हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। डेयरी व्यवसाय की सफलता पशु के बेहतर स्वास्थ्य में छुपी होती है। पशु जितना सेहतमंद होगा, दूध की गुणवत्ता और मात्रा में उतना इजाफा होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही बड़े नुकसान का सबब बन जाती है। ऐसे में चाहिए कि सही समय पर पशु चिकित्सक से सलाह ले। आज हम दुधारू पशुओं में होने वाले एक ऐसे ही रोग और उसके उपचार के बारे में बात करेंगे जिसे थनैला रोग कहते हैं।
दुधारू पशुओं के थन में सूजन, कड़ापन और दर्द का होना इस रोग के लक्षण है, जिसका सीधा असर पशु की सेहत और फिर उत्पादन पर पड़ता है। चिकित्सक का क्या कहना है, इस पर बात की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। किसान भाइयों बहनों, जो लोग पशुपालन करते हैं उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक बीमारी है थनैला। ये क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, ये थनैला बीमारी क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, जिससे हमारे पशुपालकों को ये बात पहले ही पता चल जाए? देखिए, थनैला के बारे में मैं बताना चाहूँगा। थनैला जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे पशुओं को बहुत अधिक जो है पशुपालकों को बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। थनैला में होता क्या है, थनैला को मैस्टाइटिस भी कहते हैं। जो पशुओं के अयन हैं और जो उसके थन हैं उसमें सूजन हो जाती है। पशु को थोड़ा हल्का बुखार भी आता है और उस सूजन में कई बार आप छू के देखेंगे तो उसमें वो छूने में गर्म होगी और उसमें दर्द भी होता है। और इसका जो प्रभाव है वो पशु के दूध उत्पादन पर पड़ता है। पशु का जो दूध का उत्पादन है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा आप अगर दूध को ध्यान से देखेंगे तो दूध के अंदर आपको फ्लेक्स मिलेंगे, कुछ जैसे फटा फटा जैसा दूध हो जाता है, कुछ क्लॉट्स उसमें मिलते हैं। तो ये उसके दूध में जो है चेंजेस आते हैं। दूध का रंग भी कई बार हल्के पीले रंग का हो जाएगा या ब्राउन कलर का हो जाता है। अब होता क्या है, इससे पशु के दूध का उत्पादन भी घट जाता है, दूध की क्वालिटी भी खराब होती है, दूध में फैट की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पशुपालक को बहुत नुकसान होता है। अगर पशु का जो है समय पर इलाज हो जाए, पशु सही हो जाए तब तो ठीक है, अन्यथा क्या है, पशु की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। तो ये तो एक पहलू था। और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए पशु में थनैला रोग हो गया है तो उस थनैला ग्रसित पशु का दूध पीने से जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में टीबी, ब्रुसेलोसिस, इसके अलावा सोर थ्रोट जैसे गले की खराबी या फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये इंसानों के लिए भी घातक हो सकती है ये बीमारी अगर हम उसका दूध पीते हैं तो इसीलिए आर्थिक रूप से भी और इस तरीके से भी ये बीमारी जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए आवश्यक है कि इसका जो है बचाव किया जाए। ये तो हुई रोग के लक्षणों की बात। अब बात कर लेते हैं सावधानियों की, कि पशुपालक किन बातों का ध्यान रखे और किन हालातों से अपने पशु को सुरक्षा दे, जिससे समय रहते इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सके। मुख्य रूप से थनैला रोग विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा व कवक से होता है। संक्रमित पशु के संपर्क में आने, दूध दूहने वाले के गंदे हाथों, पशुओं के गंदे आवास, खुरदरा फर्श और थन में चोट लगने व संक्रमण होने से भी ये रोग हो सकता है। सर, इस बीमारी में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसका उपचार कैसे करें? देखिए, इस बीमारी में क्या है, सबसे पहले जो अगर बचाव की बात की जाए तो ये बीमारी कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या ई कोलाई, इनकी वजह से होती है। या कई बार एफएमडी जैसी बीमारी हो गई है तो उसके बाद में भी हो जाती है। माइकोप्लाज्मा है या कुछ फंगस हैं, तो ये बीमारी के इन्फेक्शियस कारण है। तो अगर हमें बीमारी को बचाना है तो पशु में बीमारी ना आए, उसके लिए जो पशुशाला है उसको आप हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें और पशुशाला में 2% फिनाइल के घोल का छिड़काव करते रहें रोज़, जिससे कि वहाँ पे जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो किल हो जाएं। दूसरा क्या है, जब आप पशु का दूध निकालने के लिए जाएं तो दूध निकालने से पहले भी और दूध निकालने के बाद भी अपने हाथों को किसी जर्मिसाइडल सॉल्यूशन से आप अच्छी प्रकार से धो लें और पशु के अयन को और उसके थनों को भी धो लें दोनों टाइम, दूध निकालने से पहले भी और दूध निकालने के बाद में भी। तो इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो किल हो जाएंगे, तो बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। तो एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा, कई बार पशु के थनों में या उसके अडर में अयन में चोट लगने के कारण भी जो है थनैला बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि पशु के जो थन हैं उसमें किसी प्रकार की चोट ना लगे, कोई उसमें घाव ना हो। और अगर मान लीजिए कई बार थनों में टीट सोर एक समस्या हो जाती है, जो थन जो है वो फटने लगते हैं, उसमें बीमारियां हो जाती हैं, तो अगर ऐसी कोई समस्या उसमें आ रही है तो उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें और समय पर उसका इलाज कराएं। इस तरह पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं।
इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, बाजार में बहुत से सौंदर्य उत्पाद आज के समय में मौजूद हैं, लेकिन वो बने होते हैं कई तरह के केमिकल्स के साथ। आज का समय वो है जब एक बार फिर से लोग ऑर्गेनिक उत्पादों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल महिला उद्यमी से जो कि ऑर्गेनिक सौंदर्य उत्पाद को तैयार कर रही हैं और बाजार में उनकी मांग भी काफी अच्छी है। अपना ख्याल रखना और खूबसूरत दिखना सभी का अधिकार है। इसे बनाए रखने के लिए हम तरह तरह के उत्पादों और घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं। हालांकि बाजार में हजारों कंपनियों के उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन हम उन उत्पादों को चुनना चाहते हैं जो प्राकृतिक चीजों से बनाई गई हों। ऐसे ऑर्गेनिक उत्पादों की तलाश खत्म करने के लिए आज हम आपको मिल पाएंगे हरियाणा की एक महिला उद्यमी से, जो प्राकृतिक चीजों को मिलाकर उत्पाद बना रही हैं। वो बताती हैं कि उनके बनाए उत्पाद त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद कारगर हैं। अपने उत्पादों का प्रचार कर रही
ये हैं मृदुला जी। मृदुला जी ने शिक्षा लेकर हर युवा की तरह नौकरी की तरफ रुख किया था और करीब 18 साल अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बनाया, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहती थी। लेकिन अलग रास्ते कुछ मुश्किल भरे भी होते हैं, लेकिन इरादे मजबूत हो तो कठिन डगर भी सहज लगने लगती है। हालांकि मृदुला जी ने भी कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों में उनकी कंपनी निखर के आई, जिसका नाम है प्लूटस प्लस हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। मृदुला इस स्टार्टअप के जरिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट बना रही हैं, जो पूरी तरह से हाथ से बनाए जाते हैं। उनके साथ करीब 500 महिलाएं और किसान जुड़े हुए हैं। उनके इस स्टार्टअप के बारे में बात की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। मैम, अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ये स्टार्टअप जो है ये नेचुरल हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, और मोर देन 550 से ज़्यादा महिलाएं और फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ऑल इंडिया लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेल काउंटर्स ऑफर कर रहे हैं। हम 1.5 साल पुराने स्टार्टअप हैं और 1.5 साल की जर्नी में हमारे साथ ना सिर्फ इतनी सारी महिलाएं, मोर देन 500 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, बल्कि 1.5 साल के अंदर, जब लास्ट ईयर हम पूसा में आए थे तो हम सिर्फ 6 महीने पुराना एक छोटा बच्चा थे, और आज उस 1.5 साल के अंदर हम लोग 11 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। IMC, जीवा आयुर्वेद और बड़े बड़े ब्रांड्स को बना के दे रहे हैं। और हम अपने एक स्टार्टअप के माध्यम से ना सिर्फ फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं, बल्कि फार्मर्स के साथ भी मिलकर एक नेचुरल हमारी सभ्यता, जो गुडनेस हमारे भारत के अंदर रही थी, उसको आगे लेके आ रहे हैं। हमारा स्लोगन भी है कि अब लौट चले फ्रॉम इंडिया टू भारत। मैम, कुछ प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं अपने? बिल्कुल दिखा सकते हैं। जैसे कि ये सोप है, ये ग्रीन टी का सोप है और इसके अंदर नेचुरल लूफा इनसाइड है, जो कि ककड़ी सूख जाती है और वो उस प्रोडक्ट को हम लोग स्क्रबिंग के लिए काम करते हैं, तो उसी का बना हुआ ये सोप है। ये उपटन हल्दी चंदन बेसन का बना हुआ साबुन है। ये मिंट का बना हुआ और एसेंशियल ऑयल्स का बना हुआ साबुन है। हमारे पास 70 से ज़्यादा तरह के साबुन हैं। हमारे पास फेस स्क्रब्स हैं, डेड स्किन सॉल्ट्स हैं, बॉडी वॉश है, ऑल नेचुरल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। और अब हमारा जो मिशन यही है, जो कि आप लौट चले फ्रॉम भारत, और भारत को ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ऐसी ही एक और महिला हैं जिन्होंने अपनी बेटी के लिए शुरू किए गए प्रयासों को व्यावसायिक रूप दिया। आइए मिलते हैं रुचिका जी से, जो कई तरह के सौंदर्य उत्पाद बना रही हैं। मेरा ये एक स्टार्टअप है जिसका नाम है राम्या बाय रुचिका। इसमें मैं नेचुरल स्किन से रिलेटेड चीज़ें बनाती हूँ, जैसे क्रीम हो गई, और सब मधुमक्खी की मोम को इस्तेमाल करते हैं, शिया बटर को इस्तेमाल करते हैं, नारियल तेल को इस्तेमाल करते हैं, बादाम का तेल, और बहुत से एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसमें कोई केमिकल या प्रेजर्वेटिव नहीं है। और ये काम मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरी बेटी को खुद थोड़ा दिक्कत था, उसको केमिकल्स यूज़ करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, तो इसीलिए मैंने ये सब शुरू किया। और अब हम भी जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल चीज़ों के कितने फ़ायदे हैं जो हमको मालूम ही नहीं है, और जब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है कि नेचुरल से कितना फ़ायदा है और केमिकल हमको कितना नुकसान दे रहा है। केमिकल की कोई भी चीज़ यूज़ करने से एकदम से हमको दिखता है मतलब असर, पर वो आगे जाके कैंसर और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। बट नेचुरल चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका थोड़ा धीरे, शायद 1 महीना लगे, 2 महीना लिखे, इफ़ेक्ट दिखेगा, पर वो हमेशा के लिए रहेगा और उससे बहुत ज़्यादा आपको और भी फ़ायदे होंगे जो दिखना शुरू होते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं यूज़ करना। मृदुला जी और रुचिका जी का ये कदम बाजार की मांग को बखूबी बयां करता है। नौकरी पेशा युवा बाजार की नब्ज को समझकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।